चलिए बेटा ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब कोई भी मैटर जो अभी तक हम डिस्कशन करते हुए आए हैं बेटा, वो हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है उसके अब वो प्योरिटी की बात कर रहा है। तो प्योरिटी की बात करें तो ऑब्वियस है कि बेटा ऐसा मैटर का पार्ट, देखिए सबसे पहले अगर हमें सराउंडिंग में कोई भी चीज दिख रही है तो बेटा वो मैटर का पार्ट तो है, सही है। क्यों? क्योंकि अगर उसका वॉल्यूम है, उसका मास है, तो ऑब्वियस है कि बेटा वो मैटर का पार्ट है। और अगर वो मैटर का पार्ट है तो इसका मतलब बेटा अब ये हमें जानना है कि वो मैटर प्योर है या वो मैटर इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब मिक्सर। आपने देखा होगा बेटा कि अगर हम जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन कहने पर बेटा हमारे दिमाग में ना क्या होता है, केवल लिक्विड वाला पार्ट समझ में आता है। जैसे अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अपने दिमाग में एक ही चीज बैठती है कि भाई हाँ, पानी में कोई चीज डाल दो तो सॉल्यूशन बन जाएगा। नॉट ओनली कि बेटा वो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के तीन टाइप होते हैं। आई रिपीट, सॉल्यूशन के तीन बेसिक टाइप होते हैं। एक लिक्विड सॉल्यूशन जिसका नेचर लिक्विड फॉर्म में होगा, एक गैस सॉल्यूशन जिसका नेचर गैसियस स्टेट होगा, और एक हमारे पास होता है बेटा सॉलिड सॉल्यूशन जिसका नेचर अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा सॉल्यूशन। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, मतलब मैं सीधा सीधा पहले उस मिक्सर वाले पोर्शन पे आता हूं ताकि आपको चीजें कनेक्ट हो अच्छे से। अगर मैं मिक्सर की बात करूं बेटा तो मिक्सर हमारे पास, मैंने आपको बोला कि हमारे पास बहुत टाइप के हो सकते हैं, जिसमें दो बेसिक टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सर और दूसरा होता है बेटा हेट्रोजेनियस। ये सब कंडीशन आपने पढ़ी होंगी वहां पर फर्स्ट यूनिट में। तो होमोजीनियस मिक्सर का, बोलिए क्या 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 रिपीट कर। हाँ, हाँ बोले बोले। तो बेटा होमोजीनियस का, हाँ कुछ और बोलना चाह रहे हैं आप, बोल ले। देखो बेटा, होमोजीनियस मिक्सर मतलब हमारे पास बेसिकली एक ऐसा पार्ट, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि चीजों को समझना जरूरी है। एक ऐसा मिक्सर जो बेसिकली हमें ये दिखे कि भाई वहां पर, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि सॉल्यूट, मतलब आप मिक्सर की बात करो तो दो दो सब्सटेंस का होना मस्ट है मिक्सर के लिए। तो वो दो सब्सटेंस आपको एक ही फेज में दिखेंगे। पहली बात, उन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो इन नेक्ड आई से। बाकी फिजिकल प्रोसेस से आप डिफ्रेंशिएट जरूर कर सकते हो। जैसे उसने बोला कि फिजिकल मेथड से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, मैं कहूंगा कि फिजिकल मेथड से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। याद करो बेटा, हमने बात की थी क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो लिक्विड, अगर शुगर को मैं बेटा, मैंने आपको बोला कि शुगर इंडस्ट्री में आप चले जाओ तो आपको पता चलता है कि वहां पर कंप्लीटली वो जो सॉल्यूशन है आपका शुगर केन का, उसमें वाटर है, वाटर को हम इवोपरेट कर देते हैं, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है बेटा उसको थिक बनाने के बाद हम सीधे उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में ले जाते हैं। सेकेंड थिंग्स, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो जो मेड़ बना के आप पानी को रखते हो बेटा वो कंप्लीटली कैसा है,
अगर उसमें आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया है तो बेटा आपको केवल उसका लिक्विड फेज ही दिखेगा ना, वहां NaCl तो नहीं दिखने वाला। लेकिन धीरे धीरे जैसे इवेपोरेशन किया वैसे वैसे वहां पर क्या दिखना स्टार्ट हुआ बेटा, आपको NaCl आपको मिलना स्टार्ट हुआ। तो ऐसा नहीं कि बेटा फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। पॉइंट ये आता है बेटा कि हमें वो ऐसा सॉल्यूशन दिखेगा जहां पर कंप्लीटली हमें एक फेज मिलेगा। एक फेज का मतलब या तो सॉलिड फेज होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैसियस होगा। केवल सिंगल फेज एग्जिस्ट करेगा, और नेक्ड आई से हम स्पेशली बेटा उसको एक ही फेज देख पाए। हो सकता है कि बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप देखो तो आपको पार्टिकल दिखे, और दोनों पार्टिकल अलग अलग दिखे, लेकिन नेक्ड आई से क्या दिखेगा आपको, एक ही फेज ऑब्जर्व होगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन आपके पास बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आपको बताऊं, एलॉय। अब एलॉय एक नया एग्जांपल आपके लिए आ रहा है बेटा, ये भी होमोजीनियस मिक्सर का ही पार्ट है। मैंने इसलिए आपको बोला कि अभी तक आपने केवल जब हम मिक्सर या सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सीधे सीधे एक ही चीज आती है, और वो आती है बेटा आपके लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें। लेकिन ऐसे 3 अलग अलग कंडीशंस होते हैं जो सॉल्यूशन के बेस पे आप देखते हो बेटा। तो उसमें एक पार्ट हमारे पास एलॉय वाला जो पार्ट है बेटा, आपको बताऊं, मिक्सचर ऑफ मेटल। आई रिपीट, एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल। जो मेटल का मिक्सचर फॉर्म है बेटा, उसको हम यहां पर एलॉय बोल रहे हैं। तो आप घर पे जो स्पेशली आपने नाम तो सुना होगा बेटा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नाम नहीं सुना, स्टील। अब स्टील प्रॉपर नॉट अ सिंगल मेटल, स्टील कोई सिंगल मेटल से आपका प्रॉपरली नहीं बनाया गया, उसमें बहुत सारे मेटल्स आपके होते हैं। बहुत सारे का मतलब जितने भी टाइप ऑफ मेटल, जैसे हमारे पास आयरन है, अदर निकेल होता है, उसमें बहुत सारे हमारे पास अलग अलग टाइप के मेटल वहां पर मिक्स किए जाते हैं। लेकिन बात करो बेटा ना, मेटल का जनरल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड। अगर आपके दिमाग में आपको मैंने बोला कि मेटल, तो मेटल कहते ही आपको क्या पता चलेगा कि वहां सॉलिड की बात हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा कि मेटल सॉलिड फॉर्म में है, और मैं बात कर रहा हूं बेटा मिक्सचर ऑफ मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल। तो ये जो बना रहा है बेटा, इसी को हम एलॉय बोल रहे हैं, इसी को हम एलॉय बोल रहे हैं। और एलॉय भी हमारे पास क्या होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सही है, समझे कि नहीं समझे। और अब यहां से ध्यान दो बेटा कि दोनों का स्टेट सेम हुआ, तो फिजिकली तो आप दोनों को सेपरेट कर ही नहीं सकते हो। इन सिंपल वर्ड की नेक्ड आई से फिजिकली जब आप देख रहे हो बेटा उनको, तो आप तो सेपरेट कर ही नहीं सकते। फिजिकल मेथड से भले ही सेपरेट आउट कर सकते हो कि दोनों का, सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट ले आओ तो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे जाके बेटा थोड़ा हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, इन द सेंस कि बेटा केवल 12th में एक चैप्टर आता है, और वो तो खैर अब देखो नेट और जेई मेन से तो रिमूव हो चुका है, जेई एडवांस में अभी भी है, मेटलर्जी कहकर एक चैप्टर आता है। एक्सट्रैक्शन आपके 10th में भी आएगा, ठीक है। मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे, वहां पर आपको एक्सट्रैक्शन एक पार्ट दिखेगा। एक्सट्रैक्शन में बेटा एक पार्ट आता है हमारे पास, स्पेशली जब हम रिफाइनिंग की बात करते हैं। तो रिफाइनिंग में वहां पर क्या होता है, हमारे पास इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बनाने के लिए, आई रिपीट, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बनाने के लिए रिफाइनिंग किया जाता है। और उस रिफाइनिंग प्रोसेस में अगर आप ध्यान दो बेटा, एलॉय वाले पोर्शन यानी स्पेशली जो मेटल, सेमी मेटल, इस टाइप के मिक्सचर ऑफ मेटल होते हैं, उनको सेपरेट करने की बात की जाती है। तो वहां पर एक जोन रिफाइनिंग के करेक्ट आपका टर्म बनता है बेटा। उस जोन रिफाइनिंग से आप क्या करते हो, मेटल को सेपरेट आउट करना स्टार्ट कर देते हो। सो इन सिंपल वर्ड कि बेटा ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास कि हम उसको फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट ये है बेटा, फिजिकली ऑब्जर्व या हम फिजिकली नेक्ड आई से जब उनको देख रहे हैं, तो हम वहां पर उनको ये कहेंगे कि जैसा हमारे पास आयरन का सॉलिड फेज था, वैसा इसका भी प्योर सॉलिड फेज एग्जिस्ट कर रहा है। और
देखो बेटा अब यहां पर टर्म आए तो थोड़ा सा आपको बताते हुए चलो, एलॉय का फॉर्मेशन हुआ क्यों। थोड़ा सा सॉलिड की मैंने आपको बात कर रखी है इसलिए मैं आपको बता सकता हूं ये एलॉय बना क्यों, हाउ टू फॉर्म एलॉय। देखो आज हम इतने सारे मेटल के जितने भी पॉट्स हम यूज करते हैं बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उसमें अगर कोई एक प्योर मेटल का नहीं है, आप देखो 90% जो हम घरों पे आजकल पॉट यूज करते हैं बेटा, वो हमारे पास प्योर मेटल का कोई भी नहीं होता है। पुराने टाइम में आपने सुना होगा कि बेटा आयरन के जो है पॉट हैं पुराने टाइम में वो प्योरली यूज होते थे। अब उनका यूज बहुत कम हो चुका है, इसलिए मैं 90% कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल यूज नहीं होता। वो 10% शायद बेटा आपका यूज अब जो करते हैं वो बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। बाकी नॉर्मली अगर आप देखोगे घरों में तो सबसे ज्यादा यूज आपको एलॉय का ही दिखेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? एलॉय का मतलब मिक्सर ऑफ मेटल, तो मैं पहले ही लिख चुका हूं मिक्सर ऑफ मेटल, तो पहले ये अपने को समझ में आना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? और आप देखोगे घर पे भी जाके देखोगे बेटा तो आपको मैक्सिमम नॉट ओनली स्टील, स्टील एक तो एग्जांपल दिया मैंने, ब्रास है, ब्रोंज है, ये सब उसी के पार्ट है बेटा। जो आप आर्टिफिशियल गोल्ड लेते हो बेटा वो भी हमारे पास एलॉय का ही पार्ट है। ब्रास ब्रोंज में इसलिए कह रहा हूं आपका, आप समझिए बेटा पुराने टाइम में जो महलों में जो आपके वो झूमर लगे रहते थे बड़े बड़े, अगर किसी ने आपने वो भी देखी ओम शांति ओम, उसमें वो जब झूमर गिरता है बेटा दैट इज अ ब्रास फॉर्म, वो ब्रास से ही बना है पूरा कंप्लीटली। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो खराब ना हो, क्योंकि जो सिंपल आपका प्योरेस्ट मेटल होता है बेटा वो अगर थोड़ा सा भी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो रिएक्ट कर जाएगा। इसे क्या करते हैं बेटा मिक्सर ऑफ मेटल ले लेते हैं। लेकिन बात यह है बेटा कि ये सब आपके एलॉय के फॉर्म कहलाते हैं मिक्सर ऑफ मेटल को जब हम बात करते हैं। तो ऐसा जरूरत क्यों पड़ा पहले इस चीज को भी समझ लेते हैं। ऐसी नीड क्यों हुई? एक तो पॉइंट था कि रिएक्टिविटी, सपोज हमने आयरन लिया तो आयरन की बात यह हुई कि आयरन धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। भले हम घर पे कितना भी अच्छे से उसको रखें लेकिन फिर भी रस्टिंग होता ही है। और अब रही बात बेटा रस्टिंग हो रहा है, रस्टिंग होने से अगर आप ध्यान दो बेटा तो थोड़ा भी रस्टिंग हुआ, आज के टाइम पे वो पूरा चीजें क्या है बेटा इन्वायरमेंटल फैक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये आप भी समझ लो कि हम जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ये प्योर इन्वायरमेंट नहीं, ये पॉल्यूटेटेड इन्वायरमेंट है। सही है ना? तो पुराने टाइम में ऐसा पॉल्यूशन नहीं होता था कि बेटा कि आप नहीं कर सकते हो, इन चीजों को एडजस्ट नहीं हो सकता था, या ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली थी। नहीं तो पुराने टाइम में तो ये बोला जाता था कि बेटा और सुना होगा कुछ, अगर आप लोगों को पता चलता होगा तो आपको ज्यादा आइडिया आता होगा कि स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल जो है बेटा वो प्योर आयरन की जो पॉट होते हैं उनमें बनाना चाहिए ताकि आयरन हमारी बॉडी को वहां से प्रॉपरली मिल पाए। ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है ना? तो वो क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ऑब्वियस हमारी बॉडी को जितने भी उन मिनरल्स की जरूरत होती है वो प्रॉपरली हमें मिले, नहीं तो फिर क्या होगा बेटा, अब नहीं मिलेगा तो फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आपने देखा होगा ना कि आज के टाइम पे कैल्शियम है, विटामिन की बात है, विटामिन में क्या है बेटा, मिनरल्स, या हमारे पास जो उनको नीड जो बेसिक चीजें हैं उसमें स्पेशली मिनरल्स की ही बात करूंगा, 90% या 95% मिनरल्स ही होते। हम ये कहते हैं कि बेटा हमें विटामिन की कमी हो गई, इस टाइप के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्पेशली अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो क्या रीजन है बेटा इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है कि हमें वो प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। अब उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, नॉट ओनली कि भाई केवल एक फैक्टर है। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आयरन से ही आपको पता है कि भाई वो जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है उसमें आयरन का होना मस्ट है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि जो आयरन है बेटा
वो पूरा आपके वहां पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, केमिकल कंपाउंड ही बनाता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और वो जो कॉम्प्लेक्स बना है वो बेसिकली देखो, अब ये सब चीजें ना आपके आपके नोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस बेसिस पे बन जाती, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि चीजों के लिए हम ये जो साइंस पढ़ रहे हैं। क्योंकि नाइन्थ में बेटा देखो, आप समझो, इसलिए मैं बार बार नाइन्थ में ये चीजों का कनेक्टिविटी हमें हमें अपने लाइफ से के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए, ताकि ये पता रहे कि भाई हमने कौन चीजों को लाइफ से हटाया है, तो क्यों हटाया है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब जोन अगर आप देख रहे हो बेटा, तो आयरन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं सिंपल ये बात कहूं कि बेटा मिक्सचर ऑफ मेटल यानी एलॉय को ले लूं, तो एलॉय में बेटा हमारे पास वो आयरन का उतना कंटेंट नहीं रहेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो परसेंटेज आयरन का कम हो जाएगा, तो आपकी बॉडी को कम मिलेगा। फिर ऑब्वियस है कि बेटा आपको क्या होता है, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलते हैं कि मिनरल्स या विटामिन की कमी हो गई, क्योंकि मिनरल्स कम होना मतलब विटामिन का ऑब्वियस है कि बेटा विटामिन की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाना। फिर भले कोई सा भी हो बेटा। और अब मैं कनेक्ट करता हूं, देखो मिनरल्स कम होना, विटामिन के डिफिशियंसी होना, विटामिन के डिफिशियंसी होना यानी हार्मोनल का इम्बैलेंस होना, और हार्मोनल का इम्बैलेंस होना मतलब बॉडी में हर एक पार्ट के अलग अलग जोन पे उसका इंपैक्ट दिखना। बात समझ में आ रही? ये सब एक कनेक्टिविटी है प्रॉपर। फिर क्या करेगा आपको, वो उस मिनरल्स के लिए मेडिसिन देगा, उस मेडिसिन से आपको प्रॉपरली मिला। जैसे आप कैल्शियम की बात करते हो, कैल्शियम जो है बेटा हम बाहर से जो मेडिसिन के फॉर्म में ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? उसका रीजन ही यही है बेटा, क्योंकि हमें आज के टाइम पर हम मिनरल्स प्रॉपरली ले ही नहीं रहे। तो ये सब जो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि पुराने टाइम पे अगर आप देखोगे बेटा, तो आयरन की जो कढ़ाइयां होती थी बेटा, या स्पॉट जो होते थे स्पेशली, उनमें ये किया जाता था कि ग्रीन वेजिटेबल उनमें बनाओ, ताकि आपको प्रॉपरली उससे आयरन का जितना भी सोर्स है वो प्रॉपरली आपको मिले, और इसलिए वो प्रॉपरली बनाई भी जाती थी। और जब वो प्रॉपरली बनाई जाती थी बेटा, तो अगर आपने देखा हो बेटा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं। आज के टाइम पे वो मना कर देते हैं डॉक्टर, बिकॉज वहां पर क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होके आयरन के ऑक्साइड बन जाते हैं, और वो बोलते हैं वो ऑक्साइड्स हमारे लिए हार्मफुल हैं। क्यों? क्योंकि उस ऑक्साइड को जो बॉडी में अगर हमारे पास जा रहा है, उसको किल करने के लिए, उसको हार्मफुल जो हमारे बॉडी में हो रहा है उसको रोकने के लिए, पहले वहां पर ये सब चीजें हमारी बॉडी में पॉल्यूटेटेड इन्वायरमेंट के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, पहले वो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेटेड नहीं था। वाटर जितना भी हम यूज करते थे कंप्लीटली मिनरल वाटर होता था, सोर्स मतलब नेचुरल सोर्स। आज के समय हमने उसको आर्टिफिशियल बना लिया, उसमें भी 100% नहीं मिलते। तो ये सब चीजें बेटा आपको क्या कर रही है, इफेक्ट डालती है, जिसके बेस पे वो क्या होगा, आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और धीरे धीरे क्या है वही प्रॉब्लम करते हैं। तो फिर क्या है बेटा, वो सोर्स नहीं मिलता। इससे क्या है बेटा, ये जितने भी हमारे पास हमने घरों में आज के समय पे जो पॉट यूज करना स्टार्ट किया बेटा, वो एलॉय का फॉर्म। आज के टाइम पे तो बेटा अगर दिक्कत होती है तो डॉक्टर ये भी बोलता है कि ये बर्तन यूज करो स्पेशली खाने के लिए, ये सब्सटेंस यूज करो। रीजन क्या है बेटा उसके पीछे? डॉक्टर को देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं ये किसी को नहीं बोलता हूं कि भाई डॉक्टर बनना बुरा है, लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए बेटा, एक लॉन्ग लाइफ जीनी है। उस दिन मैंने आपको शुगर वाला एग्जांपल भी बताया था, अगर आपको अच्छे से याद हो तो, ठीक है ना, कि भाई क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि हमें हेल्थ से रिलेटेड चीजों को थोड़ा सा प्रॉपरली ध्यान रखना मस्ट है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे बेटा, तो हम आगे किसी को बोलेंगे कैसे? आप एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो, तो ऑब्वियस है कि बेटा आपको हेल्थ कॉन्शियस होना मस्ट है, आपको यह समझना जरूरी है, ताकि आप सामने वाले को बोलो तो वो सामने वाला समझ पाए। इसलिए मेरा कंसर्न यह है कि बेटा वो चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बात हकीकत है कि बेटा किसी भी इंसान को अगर आप
मेडिसिन दे रहे हो तो वो बात सही है कि बेटा मेडिसिन दे के उस इंसान को ज्यादा टाइम तक आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका जिस दिन से मेडिसिन लेना स्टार्ट उस दिन से डाउनफॉल चालू। वायरल जो कंडीशन है या सीजनल फीवर जो है, ये नॉर्मल कंडीशन है। आप देखो ना, मैं आपको बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल ही दे रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि बेटा फीवर एक बार आ गया उसके बाद लाइफ में कभी नहीं आएगा, ऐसा होता है क्या? इतने टाइम तक तो आपने देख लिया होगा ना, शायद जब से आपको समझदारी हुई तब से तो ऐसा तो नहीं कि बेटा एक बार फीवर आया या उसके बाद कभी नहीं आया, आता है ना, रिपीटेडली आता है ना। और मेडिसिन लेते हो कोई भी आप, थोड़ा सा तो डॉक्टर दवा लिख रहा है बेटा, वो दवा आप ले लेते हो तो ठीक भी हो जाते हो, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो सीजनल फीवर हो, चाहे वो वायरल फीवर हो, जो भी आप कंसिडर करो बेटा। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? हमारी बॉडी उससे हैबिचुअल नहीं हो रही। अगर हैबिचुअल हो जाती तो एक बार मैंने मेडिसिन ले ली उसके बाद प्रोटेक्टिंग लेयर बन गई, फिर फीवर कभी ना आए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उसके ड्रॉबैक नहीं है, उसके आपके वो जो एलोपैथिक मेडिसिन वहां पर आप ले रहे हो उसके ड्रॉबैक नहीं है, बट मैं ये भी कहूंगा कि बेटा उससे हमारी मेडिसिन हैबिचुअल नहीं हो रही। क्योंकि अगर हैबिचुअल हो जाती तो हमने तो प्रोटेक्टिंग लेयर एक बार बना ली ना बेटा, फिर प्रोटेक्ट होना ही चाहिए। इसका मतलब हमारी बॉडी उसके हैबिचुअल नहीं हो रही है, तो वो मेडिसिन आपको कभी इतना परेशान नहीं करेगी। हाँ, लीवर पे इफेक्ट तो जरूर पड़ता है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन हैबिचुअल नहीं होगे जिससे आप मेडिसिन डिपेंडेंट नहीं बनोगे। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं बेटा जिसमें आपको प्रॉपरली मेडिसिन डिपेंडेंट रहना पड़ता है और मेडिसिन से ही आप आगे बढ़ पाओगे, जिसमें मैंने आपको शुगर का एग्जांपल आपको दिया था, अगर आपको अच्छे से याद हो। तो ये सब चीजें बेटा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने कनेक्ट किया ताकि आप समझ पाओ। तो एलॉय की इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे इसलिए सबसे ज्यादा हो गई बेटा, क्योंकि प्योर मेटल एक तो हमारे पास क्या है, मिलना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा क्या होता है, उसकी रिएक्टिविटी इतनी, कुछ मेटल की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है बेटा कि हमारे पास वो स्पेशली उस फॉर्म में नहीं रह पाते हैं, वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में चले जाते हैं, इसलिए खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए एलॉय के बारे में ज्यादा डिस्कशन हुआ। अब मैंने बात की कि बेटा ये एलॉय का फॉर्मेशन हुआ कैसे, हाउ टू फॉर्म एलॉय। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से उठता है बेटा, हाउ टू फॉर्म, ठीक है, एलॉय। एलॉय का फॉर्मेशन हुआ कैसे? तो ये देखा गया बच्चों कि एलॉय बेसिकली हमारे पास किस तरीके से बन रहा है ये ऑब्जर्व किया गया। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा। देखो बच्चों, यहां पर सपोज करो मेरे पास एक सॉलिड इस तरीके से पूरा अरेंज होके बैठा है, इनके ये है नजदीक नजदीक, लेकिन मैं दूर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा कनेक्ट होते हुए दिखे। ठीक है, इस टाइप से बैठा है, एक जस्ट एग्जाम्पल के बेसिस पे। और मैं मानता हूं बेटा ये सब आयरन के हैं हमारे पास, जो है एक आयरन, प्योर आयरन का क्रिस्टल है, प्योर आयरन का एक क्रिस्टल है, जिसमें चारों कॉर्नर पे क्या बैठे हैं बेटा, आयरन पार्टिकल है। क्या है बेटा? और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, यहां मैंने दूर भले ही रखे हैं क्योंकि आपको दिखे, लेकिन वो एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, आपके कनेक्टेड होंगे। अब क्या हुआ बेटा, हमने हमने कहा कि भाई इसमें से एक आयरन, ठीक है, एक पार्टिकल को निकालना है, 1Fe एटम हम बाहर निकाल लें, इसको हम माइनस कर दें, माइनस का मतलब रिमूव होना बेटा, हाँ। और एक हम यहां पर सपोज करो निकल को ऐड कर देते हैं या कोबाल्ट ऐड कर देते हैं, कोई भी। तो जब देखा गया बेटा तो इस टाइप से तो ये जो अरेंजमेंट आपके सामने बना रहा हूं बेटा,
इसमें से एक जो पार्टिकल है इसको मैंने निकल मान लिया है, ये Ni है, अगर आप समझ रहे हो तो जब ये फॉर्म बनी तो देखा गया कि भाई हमारे पास ये एक मिक्सर का ही फॉर्म दिखेगा, क्योंकि दो अलग अलग मेटल मिले हैं बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो मिक्सर बना, ये मिक्सर बेसिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि इसकी भी इफिशिएंसी उतनी ही है जितनी हमारे पास, मतलब पैकिंग इफिशिएंसी, उस दिन बताया था ना मैंने, पैकिंग इफिशिएंसी बताया था NaCl के क्रिस्टल में। क्यों परेशान हो रही बेटा, है तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक। तो अब NaCl के क्रिस्टल में बेटा उस दिन हमने पैकिंग एफिशिएंसी की बात करी थी, तो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करी थी तो बेटा हमारे पास जितना ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी उतना वो अच्छा क्रिस्टल, ये बात हुई थी। तो ये देखा गया बेटा जितनी पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास, मैं ऐसा नहीं कहूंगा चेंज बिल्कुल नहीं होगा, एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे जिसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर मैं परसेंटेज वाइज जाऊं तो ये देखा गया बेटा कि हमारे पास आयरन की पर्टिकुलर प्योर आयरन की जो पैकिंग एफिशिएंसी थी वही पैकिंग एफिशिएंसी नियरली सेम हमारे पास यहां बनने वाले मिक्सचर ऑफ मेटल की। तो ये बात हुई कि भाई देखो ये तो अच्छा हो गया अपने लिए। अब इसमें जरूरी नहीं कि निकल की बात हो बेटा, कोई भी दूसरा एलिमेंट भी यहां पर रख सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल मैं Ni की बात कर रहा हूं। लेकिन मेरा कंसर्न यह है कि बेटा बनने वाला जो मिक्सचर ऑफ मेटल था जिसे हम एलॉय कह रहे हैं, उसमें ऑब्जर्व किया गया कि उसमें वहां पर हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी नियरली सेम हमें मिली आयरन के जैसी। इसका मतलब क्या था बेटा, इसका मतलब सेम मिलने का मतलब यह होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी लगभग दोनों में सेम है। तो इसका मीनिंग ये बताना चाह रहा है कि बेटा वहां पर अरेंज होने वाला जो पार्टिकल है उसका साइज भी आयरन के साइज जैसा ही होगा, हाँ कि ना? तभी तो पैकिंग एफिशिएंसी सेम आएगी ना बेटा। और मैंने आपको समझाया था बेटा, अगर आप देखोगे डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे ज्यादा एलॉय मिलते हैं। अब मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूं, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एलॉय कहां मिल सकते हैं, तो वो कंडीशन है बेटा डी एंड एफ ब्लॉक में। और डी एंड एफ ब्लॉक में एलॉय सबसे ज्यादा मिलेंगे तो बस वहां से ये बात आती है बेटा कि क्योंकि वहां पर साइज उनका लगभग सिमिलर रहता है। क्या बोला मैंने? साइज लगभग सिमिलर होता है। अब साइज सिमिलर होने की वजह से ही ऐसी कंडीशन आपको मिल पाएगी। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि यार भाई जब एलॉय मिल रहा है तो हम एलॉय की बात क्यों ना करें? क्यों? क्योंकि एलॉय बनाने से होगा क्या? बाद में बहुत सारी चीजें दिखी। एलॉय बनाने से उन्होंने बोला पहली बात कि ऐसी कंडीशन जो मेटल एलॉय, ये एलॉय के बाद की बात है, हाँ, जो मेटल की रिएक्टिविटी, मेटल लेस रिएक्टिव था, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। और जो मेटल मोर रिएक्टिव था उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी बेटा, हाँ कि ना? जो लेस था उसकी इंक्रीज हुई थोड़ा, और जो ज्यादा रिएक्टिव था उसकी रिएक्टिविटी क्या हुई बेटा? ये ओवरऑल पूरे क्रिस्टल की बात हो रही है उसके बेसिस पे। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर इसकी हमारे पास जो मोर रिएक्टिव था उसकी रिएक्टिविटी कम हुई और हमारे पास इसमें चेंजेस, आई रिपीट, इसमें ध्यान देना, इसमें चेंजेस बहुत कम आते हैं। ये चेंज आप नो चेंज या नेग्लिजिबल चेंज कह सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि ध्यान दो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये केसेस में नेग्लिजिबल चेंज हम क्यों कह रहे हैं ये भी मैं बता देता हूं। क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे जाके आप इसको ये मानो कि ये मेजर पार्ट बन जाए। मेजर पार्ट ये बनेगा,
इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी मेंशन कर लेना, दैट इज द मेजर रोल, यही हमारे पास मेजर रोल दिखाएगा। ये बहुत कम दिखाता है, ये मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं। रीजन समझिए इसके पीछे बेटा, कि जो मेटल की रिएक्टिविटी लेस थी उसकी रिएक्टिविटी हाई होने के लिए, हाई होने का मतलब यह आ जाता है बेटा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को बढ़ाए। उसके लिए उसको सपोर्ट कौन करेगा भाई? सीधी सी बात है, कैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आप मेटल को हीट कर रहे हो तो उस एलॉय में, उस मिक्सर में जो मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल, समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से, क्योंकि इस पॉइंट को कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा, पॉइंट यही मिलेगा, फिर आपको ये लगेगा कि ये गलत है ये सही है, केवल एक ही सही होता है। ऐसा नहीं है, होते दोनों हैं, बस समझना अपने पर डिपेंड है बेटा। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मेरा पॉइंट है बेटा कि जो मेटल लेस रिएक्टिव है उसकी रिएक्टिविटी कैसे बढ़ी। आपने हीट करना सपोज करो स्टार्ट किया, अब हीट करना स्टार्ट किया तो आपको पता है कि मेटल आर गुड कंडक्टर, समझे कि नहीं समझे? अगर गुड कंडक्टर होंगे तो बेटा ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इजीली फ्लो होगा। अब अगर सपोज करो दो मेटल है तो दोनों की कंडक्टिविटी सेम तो नहीं हो सकती है, एक की ज्यादा है दूसरे की कम है, समझे कि नहीं समझे? अब जिस मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा है बेटा और जिस मेटल की कंडक्टिविटी कम है, अगर दोनों को मिक्स कर दिया, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ये कहना सही हो जाएगा क्या? तो अब क्या होगा, अब हमारे पास, अब सुनिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से, हम ये मानते हैं बेटा कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इजीली मिल जाएंगे और फ्लो करेंगे तो कंडक्टिविटी इजीली प्रोसीड हो पाएगी। बात सही है? तो मैं वही बात यहां पर करना चाह रहा हूं बेटा कि अगर सपोज करो जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा थी और ज्यादा होने की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली हो पा रहा था, तो अब क्या उसको इनिशिएशन मिल गया, तो दूसरा जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको भी क्या हो जाएगा बेटा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होना अब स्टार्ट हो सकते हैं, बिकॉज वो पहले लेस रिएक्टिव था लेकिन जैसे ही बेटा उसको कंडीशन मिली कि भाई इलेक्ट्रॉन अब इनिशिएट हो चुके हैं, तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास अब जाके दूसरे जो नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव हमारे पास मेटल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो सकता है, और फिर उसके बेसिस पे बेटा वो भी एक कंडक्टिविटी को फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? एक मिनट, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये हर एक मेटल की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। आप ऐसा नहीं कहोगे कि भाई मैंने ये स्टेटमेंट बनाया तो कितना बढ़ेगा, ये तो अपन जजमेंट कर ही नहीं सकते बेटा। उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस चाहिए जिससे आप मेटल की उस इंडिविजुअल मेटल की कंडक्टिविटी आपको पता है तो मिक्सर की आप कैसे निकालो। लेकिन कंसर्न क्या है बेटा, आप समझ पा रहे हो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें भी थे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसमें भी हो, लेकिन एक दूसरे के कंपैरिजन में हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, जिसके बेसिस पे दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। बट ये ध्यान दो बेटा कि कंडक्टिविटी डिफरेंट होना, लेकिन जैसे उनको मिक्स किया तो बेटा एक की कंडक्टिविटी हमारे पास ज्यादा थी तो उसकी अब कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर उसकी जगह पर दूसरा मेटल आया। लेकिन दूसरे की कम थी तो पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगी, हाँ कि ना? मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, देखो अब समझना इस एग्जांपल को। आपने देखा होगा बेटा कि वो दीपावली में वो फुलझड़ी आती है, एक होती है वो पेंसिल वाली, एक होती है जिसमें आयरन के वो जो पार्ट्स जो होते हैं वो चिपके रहते हैं, जो लोहे की स्टिक में आपकी लगाई जाती है। तो उसको जलने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? सुनिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से, अगर आप समझ पा रहे हो तो, और अगर किसी ने वो थोड़ा प्रैक्टिकल देखा होगा तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, और देखा सबने होगा कम से कम। तो आप जब जलाते हो बेटा उसको, देखो पेंसिल वाली तो बहुत इजीली जल जाती है, ठीक है ना, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये जो आपकी आयरन की या वो मेटल स्टिक में जो लगी रहती है बेटा, उसको जलने में टाइम लगता है। आपने कैंडल के सामने रखा बेटा, वो विद इन ऐसा हो सकता है 30 सेकेंड 40 सेकेंड ले, कुछ टाइम तो लेती है ना।
वो जो टाइम ले रही है उससे क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, वो पॉट जो टिप पे जो आयरन है बेटा, जो पार्टिकल जो लगे हैं बेटा, जो आपके जो वहां पर हाईली वो एक टाइप से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस करने के लिए उतनी एनर्जी, यानी हम जिसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर आपने दिया, जलने के लिए, जो कंबशन होने के लिए वो इग्निशन टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया। अंडरस्टूड एवरीवन? अब जैसे प्रोवाइड किया, अब आप ध्यान दो, एक बार वो जल गया तो फिर पीछे को वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जलना स्टार्ट होता है कि नहीं होता अपने आप? जबकि हम पीछे तो हीट नहीं कर रहे ना, और ऐसा तो नहीं कि पीछे हीट की जरूरत नहीं है, जरूरत तो है ना। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितनी वो जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, वो ट्रांसफर होते रहती है। और कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, जो वो स्टिक होते हैं, स्टिक लास्ट तक जहां आप पकड़े रहते हो वो भी गर्म हो जाती है। किया कि नहीं किया ऑब्जर्व? क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है। तो एक बार आपने उसको जलाना स्टार्ट किया, कंबशन करना स्टार्ट किया, तो जैसे उसको इग्निशन टेम्परेचर मिला तो वो हीट ट्रांसफर होने की वजह से कंबशन होना स्टार्ट हो गया। अब तो एक साथ कंप्लीटली जलना स्टार्ट हो जा रहा है। और कभी कभी ये भी ऑब्जर्व किया होगा आपने कि वो बीच में ही रुक जाती है। उसका भी रीजन है बेटा, क्योंकि वो उतनी हीट उसको नहीं मिल रहा, उतना इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहा, तो जलेगी नहीं। पहले हीट पहुंचना मस्ट है, हीट पहुंच के इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुंचेगा तो कंबशन होगा। समझे कि नहीं समझे? तो मेरा कंसर्न क्या है बेटा, आप समझिए कि अगर वो कंडक्टिविटी दिखा रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि केवल जो रिएक्टिव मेटल था वही अब रिस्पॉन्सिबल है। अगर एलॉय बन चुका है, रिस्पॉन्सिबल आप दोनों हो जाएंगे। लेकिन क्या किया बेटा, जो लेस रिएक्टिव था उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा उसने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से एक बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो अब बेटा जो हमारे पास लेस रिएक्टिव था, जिसमें कंडक्टिविटी कम हो रही थी, उसकी कंडक्टिविटी भी उसने बढ़ा दी। लेकिन वो क्या होगा बेटा, हमें इतना ज्यादा हो सकता है कि इतना ज्यादा फील हो या इतना कम फील हो कि वो हमें डिपेंड करता है टाइप ऑफ मेटल पे। वो मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता हूं कि इस मेटल में ज्यादा होगा, इस मेटल में कम होगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात बेटा, वो हर एक मेटल की कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। क्या इतनी मेरी बात सबको समझ में आई? जी अब तो बेटा रिएक्टिविटी तो अपने बात कर ही रखी है ना। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, वो हमारे पास अगर ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर मैंने उसमें लेस रिएक्टिव मेटल डाला तो एक टाइप से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक की रिएक्टिविटी जो ज्यादा थी उसकी मैं कम रिएक्टिव वाले डाल के, सपोज एक की रिएक्टिविटी है और एक की रिएक्टिविटी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ले आ रहा हूं। इस मतलब ऐसा हो सकता है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाए, इसको थोड़ा नीचे ले आए, तो यहां पर ले आए, तो अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा, ना वो ज्यादा रिएक्टिव रहा ना वो कम रिएक्टिव रहा। तो एक ऐसे लेवल पर आ गया बेटा जहां पर हमें वो इजिली उस कंडक्टिविटी के पोर्शन को दिखाए। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं बेटा कि जो स्टील के पॉट आप लेते हो, जितने भी आपने वो पॉट यूज किए हैं, उसमें आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर उसमें जो भी वहां पर मेटल होते हैं, तो इन जनरल वर्ड आपने आयरन के पॉट, मैं बस आपको एग्जांपल के बेस पे दे रहा हूं, आयरन के पॉट अगर आपने देखे हो, उसको आप गैस में सेम आप फ्लेम पे रख दो। स्टील का जो आपने लिया है बेटा, उसको आप सेम, एक मिनट, उसको आप सेम पॉइंट पर फ्लेम पे रख दो बेटा, दोनों में से जल्दी गर्म होता है स्टील, होता है कि नहीं होता? तो क्यों? क्योंकि बेटा आयरन आपका, इसका मतलब कम रिएक्टिव है। इसका मतलब यहां पर क्या था कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट भी है और मोर रिएक्टिव है, तो उनको क्या करेंगे, वो मिड पे ले आएंगे, जिसकी वजह से वो जल्दी गर्म होना, और उनका वेट भी कम होता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसके बेसिस पे ये पॉइंट मैंने लिखा है। देखो बेटा, दोनों हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि भाई फिर तो उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भाई वो हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट में भी बहुत जल्दी रिएक्ट करें। तो एलॉय बनाने के लिए भी तो मैं यही समझा रहा हूं ना कि कंडीशन क्या चाहिए कि दोनों हाईली रिएक्टिव आपने बना लेते हैं और इन्वायरमेंट के साथ वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया। उसका मीनिंग उस पॉट का बनाने का मेरा रीजन क्या रहा, क्योंकि हम आयरन के पॉट यूज क्यों नहीं कर रहे हैं अब प्रॉपरली, यानी एलॉय क्यों ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। बिकॉज आयरन का ऑक्सीडेशन बहुत इजिली हो जाता है इन्वायरमेंट में। आप रस्टिंग तो सुना है ना, जो काट कहते हो ना, आप काटे बोलते हो, तो वो क्यों लग रहा है बेटा, बिकॉज रिएक्टिव तो है ही,
मैं क्या कर रहा हूं बेटा, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस ऐड कर रहा हूं जो उसकी रिएक्टिविटी को कम कर दे रहा है इन्वायरमेंट में ऑक्सीडाइज होने से। तो ऑब्वियस है अब ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो बेटा मेरा आयरन बच जाएगा। और साथ में क्या है, आयरन कॉस्टली अगर ज्यादा है तो उसके कंपैरिजन मैंने कम कॉस्ट वाला एलिमेंट डाल दिया तो मेरे लिए वो भी कॉस्ट बच जाएगी, मेरे लिए वो पॉट भी उस बेसिस पे मार्केट में थोड़ा सस्ता मिलेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग है बेटा, वो बात सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, मेटल हमारा कम यूज होगा, हर एक वैरायटी के फिर मेटल यूज होंगे। अगर मैंने दोनों हाईली रिएक्टिव ऐड कर दिए बेटा तो ऑब्वियस है कि बेटा मैं तो ये कहूंगा ना कि दोनों के दोनों हाईली रिएक्टिव है। जैसे सपोज करो दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट उठा लिए, अगर दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट उठाए बेटा तो वो इलेक्ट्रॉन तो रखना ही नहीं चाहेंगे ना, तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और अगर बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो बेटा मैं तो उनको इन्वायरमेंट में जैसे ही छोड़ रहा हूं तो उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है, तो बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो बेटा वो धीरे धीरे उनका जो अमाउंट मतलब वहां जो सॉलिड फॉर्म होगा वो कम होते हुए चलेगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि बेटा फिर हम यूज ही नहीं कर पाएंगे ना उनको। तो समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे मेटल जिनको हम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उनकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए ही हमने एलॉय की बात करी, और हम फिर भी ये कह रहे हैं कि दोनों हाईली रिएक्टिव को हम रखें, फिर तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फिर तो वो प्योर मेटल ही सही था ना। बात समझ में आ रही? कनेक्ट हुआ? ठीक है, तो अब मेन पॉइंट ये आता है बेटा कि हमारे पास हम कोई भी कंडीशन में, मैंने आपको इसलिए पहले बोल रहा हूं, मैं समझाना यही चाह रहा हूं बेटा, आप समझिए कि अगर मैं यहां पर एलॉय की बात कर रहा हूं तो एलॉय बनने के लिए कंडीशन क्या है ये समझो। अगर आप एलॉय की कंडीशन को नहीं समझोगे भी दिमाग में वो कुछ भी चलते रहेगा। एलॉय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, एलॉय की क्यों रिक्वायरमेंट हुई? नहीं तो बेटा अपने पास तो ऑब्वियस आयरन के पॉट थे भाई, चल रहे थे, सब हो रहा था, काहे को जरूरत पड़ी? तो उसमें बहुत सारे उसके फैक्टर जो आपको मिले बेटा, मैं फिजिकल फैक्टर पे नहीं जा रहा हूं, मैं स्पेशली केमिकल फैक्टर पे ज्यादा जा रहा हूं ताकि आपको, क्योंकि देखो हम ये सिंपल ये पॉइंट तो आप पढ़ोगे कि मैलिएबल होंगे और एलॉय बनेगा, ज्यादा मैलिएबल हो जाएगा, ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा, ये सब फिजिकल फैक्टर हैं जो आप ऑब्वियस है देख सकते हो। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा कि हमारे पास वो रिएक्टिविटी के बेसिस पे उसकी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम यहां पर हमें केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे उन चीजों को ज्यादा कनेक्ट करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? सो हाउ टू एलॉय फॉर्म, पहली ये बात, तो वो कंडीशन मैंने आपको क्लियर करी बेटा। सेकेंड कंडीशन कि वो फॉर्म हो बाद हुआ क्या, हुआ ये कि बेटा हमने जो लेस रिएक्टिव मेटल था उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाया, जो हमें वहां पर बहुत माइनर दिखेगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, लेकिन जो मोर रिएक्टिव मेटल था उसकी रिएक्टिविटी जरूर कम हो जाएगी। तो अब क्या होगा बेटा, हमारे पास वो इजीली चीजों को कनेक्ट कर सकता है। अब आप ध्यान दो, मैं यहीं पर कनेक्ट एक और चीज को करता हूं। आपने देखा होगा इंडक्शन, देखा है? वो इंडक्शन में देखा है ना? यार ऐसा क्यों करो बेटा यार, इंडक्शन का जमाना है बेटा और तुम लोग कह रहे हो नहीं देखा है। देखा है ना? जो लाइट से चलता है बेटा वो पूरा, उसके पॉट अलग से आते हैं बिल्कुल, ठीक है ना? अब जिसने नहीं देखा हो बेटा देख लेना, मैं तो इतना ही कहूंगा। तो इंडक्शन का क्यों इतना क्रेज चल रहा है बेटा? इंडक्शन में यूज होने वाले जो पार्ट हैं, इंडक्शन में यूज होने वाले जो पार्ट हैं, जितने भी पार्ट्स आप यूज करो बेटा, वो कंप्लीटली एलॉय के बने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस इंडक्शन में अगर आप ध्यान दोगे बेटा ना, तो आप जैसे उस पार्ट को रखोगे तो नीचे जो कॉइल है और हमारे पास जो वो पॉट है, उन दोनों का कांटेक्ट होने के बाद ही क्या होता है बेटा, वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट होता है। तब तक आप इंडक्शन के ऊपर हाथ रखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आपने ये भी देखा होगा कि वो पॉट नीचे से ही केवल गर्म होता है, साइड से गर्म भी नहीं होता है।
तो आप साइड पे हाथ भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, जबकि आप फ्लेम के ऊपर अगर उस स्पॉट को रखोगे बेटा तो साइड से भी गर्म होगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है बेटा, केवल नीचे से वो गर्म हो रहा है क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी सीधे बॉटम से होती है, और वो जब आपने उसके ऊपर रखा तभी वहां कॉइल और उस मेटल के बीच में बेटा क्या होता है, वो एनर्जी एक्सचेंज हो पाता है, यानी करंट का फ्लो तभी होता है। तो इसका मतलब क्या, आप ध्यान दो कि वो जो हमारे पास स्पेशली एलॉय से, वो भी एलॉय से ही बने, तो उनको बनाने के लिए भी उनके स्पेशल, और इसलिए ये बोला भी जाता है, इसलिए देखा भी होगा कि उनके पॉट बिल्कुल अलग आते हैं, नॉर्मल पॉट से उनको कंपेयर नहीं कर सकते ना, कभी वहां पर काम कर पाओगे, ठीक है ना। जब आप इंडक्शन लेने जाते हो तो इंडक्शन के पार्ट अलग से ही आपको प्रॉपरली मिलते हैं, तो उसके पीछे भी यही रीजन है, क्योंकि वो बनाए इस तरीके से जाते हैं बेटा, ताकि उनको वो आप प्रॉपरली उस तरीके से यूज कर पाओ। अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये सब चीजें बेटा क्या है, एलॉय पे डिपेंड करती हैं और एलॉय के बेसिस पे ही चल रही हैं। और मैं इसलिए बार बार कहना चाह रहा हूं कि बेटा इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब एलॉय क्या है बेटा, मिक्सर का पार्ट है, एंड इट इज अ सॉलिड सॉलिड, मतलब आप ध्यान दो कि एक सॉलिड है, दूसरा भी सॉलिड है, और बनने वाला भी हमारे पास सॉलिड मिक्सर ही है। कैसा मिक्सर है? क्यों? क्योंकि नाम यहीं से स्टार्ट किया बेटा कि मेटल की ही बात हो रही है। तो अब अभी तक आपने केवल वो लिक्विड सॉल्यूशन तक पढ़ा है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं आपने लिक्विड सॉल्यूशन तक बात की है, अगर मिक्सर की बात आए तो लिक्विड की बात आती है। तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सर है, इट इज एलॉय अ होमोजीनियस, एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सर, इट इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। अब थोड़ा सा मैं हेट्रोजीनियस में आता हूं। तो हेट्रोजीनियस में मैंने एक एग्जांपल दिया था बेटा आपको, सस्पेंशन वाला। जी, मिट्टी को आप पानी में डिसॉल्व करो तो उसके बाद बेटा आप देखो तो आप ऑब्वियस है मिट्टी कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, सही है ना? हाँ कि ना? तो वो क्या कहलाता है बेटा, कंप्लीटली आपका हेट्रोजीनियस मिक्सर। क्या कहलाता है? ऐसा मिक्सर जो बेटा जिसे एक्चुअली मिक्स नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, जिसका साइज बहुत बड़ा है, उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सर। ऑयल और वाटर को मिक्स कर पाओगे क्या? कर पाओगे? ठीक है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक केसेस में कर पाएंगे। बताओ कब? क्या फिर? हाँ बोलो, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं? है? पानी निकल जाएगा बेटा, है बेटा? क्या बोला? ऑयल और वाटर दोनों होता है, तो मिक्स होते हुए दिखता है, ऊपर तेल तैरते हुए दिखता है। वो जो ऑयल है बेटा ऊपर फ्लोट करते हुए दिखता है, तो हाँ बोलो। एक केस होता है बेटा, आप सबने वो प्रैक्टिकल देखा भी है, किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। जब आप पानी में डिटर्जेंट डाल दो, उसको डिसॉल्व कर लो, फिर ऑयल डालो तो डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं होता है। पानी में डिटर्जेंट डालो, उसको डिसॉल्व कर लो। क्या बोला? कैसा आदमी यार, ठीक है। हाँ सुनो सुनो, सुन लो। तो अगर बेटा आपने वाटर में कोई भी ऐसा सब्सटेंस डाला जो दोनों के फेज को मिक्स कर देगा, एक्चुअली बेटा वहां पर बनता इमल्सन है। इस पूरे मिक्सर को, ऑयल और वाटर के मिक्सर को इमल्सन बोलते हैं, और जो सब्सटेंस होता है दोनों के फेज को मिक्स करता है उसे बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। उसका और भी रीजन दे रहा हूं मैं, आप ध्यान देना बेटा। कभी अगर गलती से हाथ में या कहीं पर भी आपने देखा हो कि ऑयल आपका ज्यादा गिर जाता है, तो आप हैंड वॉश यूज करते हो ना,
करते हो ना? तो बेटा वो क्या कर रहा है बेटा, हैंड वॉश का काम क्या है? हैंड वॉश का काम यह है पानी और ऑयल दोनों फेज को मिक्स करना, क्योंकि आप सिंपल पानी से धोगे तो नहीं निकलेगा ना, लेकिन आप हैंड वॉश यूज करो या सोप यूज करो, कोई भी ऐसा, या डिटर्जेंट यूज करो कोई भी, तो वो क्या कर रहा है बेटा, आपके दोनों के फेस को, हंसने की क्या बात है बेटा, ठीक है, लोग डिटर्जेंट भी यूज करते ही है बेटा, है ना, तू नहीं करती क्या कर, अलग बात है ना, है। अब जैसे इस पूरे फेस को आपने यूज किया बेटा, तो करेगा क्या बेटा, वहां पर कंप्लीटली फिर से इमल्सन का फॉर्मेशन होगा, वाटर और उस ऑयल को मिक्स करने के लिए, क्योंकि आपने जैसे हैंड वॉश यूज किया बेटा, तो ऑब्वियस है कि आप जैसे उसको कंप्लीटली पूरे यूनिफॉर्मली आप अपने हैंड पे पूरा हल्का सा पानी लेके लगा रहे हो, तो कंप्लीट आपके वो जहां जहां ऑयल लगा है वहां पर आपने यूज किया, तो आप जब उसको पानी से रिमूव करोगे तो आपका कंप्लीट वो जो आपको थिकनेस जो दिख रही थी, स्मूथ दिख रहा था स्किन, वो आपका अब स्मूथ नहीं रहेगा। सही है? इसके पीछे क्या रीजन है बेटा, इसके पीछे यही है कि वहां इमल्सन बना, और वो जो सोप था या जो हैंड वॉश था बेटा, उसने क्या काम किया बेटा, एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट उसने ऑयल और वाटर को मिक्स करने का काम किया। अब देखो बेटा, इसमें प्रैक्टिकली आपने किया है तो आप रियलाइज कर सकते हो कि अगर मैं सीधे सीधे हाथ को धोऊं तो नहीं वो ऑयल रिमूव होने वाला, सही है ना? अगर मैं डायरेक्टली पानी से धोता हूं क्या रिमूव हो जाएगा? कुछ नहीं होगा बेटा, वैसा ही जैसे पहले फील हो रहा था वैसा ही होगा, लेकिन आपने सोप यूज किया तो वो रिमूव हो गया। इसका मतलब क्या बेटा, कि वो सोप ने ही ये काम किया कि दोनों फेज को मिक्स करने का। अब तो समझ पा रहे ना अच्छे से? इसलिए बेटा क्या होता है कि ऑयल और वाटर मिक्स होते हैं तो वो एक ही केसेस में मिक्स हो सकते हैं, और उस समय हमारा इमल्सन का फॉर्मेशन होता है बेटा। और वो इमल्सन का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब वो तभी पॉसिबल है जब आप इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करोगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास दो टाइप के मिक्सर की हम बात स्पेशली करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो जनरली ऑयल और वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सर है, लेकिन जैसे आपने इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दिया तो आप वो होमोजीनियस बन जाएगा, एक ही फेज में आ जाएगा, भले वो सेमी सॉलिड फेज स्ट्रक्चर आप फॉर्म देख रहे हो। तो ये सब कंडीशन बेटा उसी बेसिस पे कंप्लीटली बनी हुई है। और मैंने आपको बोला बेटा सॉल्यूशन के अगर मैं टाइप लिखूं, देखो अब मैं आपको उस पॉइंट पे जा रहा हूं, सॉल्यूशन मतलब मिक्सर, ठीक है ना, और मिक्सर में स्पेशली मैं बात करना चाह रहा हूं होमोजीनियस मिक्सर, मिक्सर में बात करना चाह रहा हूं स्पेशली बेटा होमोजीनियस, ये ध्यान रखिएगा कि मैं होमोजीनियस की बात कर रहा हूं। इस होमोजीनियस में बेटा मैंने आपको बोला कि बेसिक तीन टाइप होते हैं। इन तीन टाइप में बेटा सबसे पहले हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा हमारे पास गैस सॉल्यूशन, तीसरा हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। देखो एक एक एग्जांपल दूंगा सबका, और ऑलरेडी तीनों एग्जांपल आप पढ़ चुके हो। इसमें तो आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हो, एग्जांपल के बेसिस पर अगर जाऊं, सॉल्ट सॉल्यूशन या आपका शुगर सॉल्यूशन, जो भी वाटर में डिसॉल्व इजीली हमें दिखता है सॉल्युबल होते हुए, उसके बेसिस पे बात करना चाह रहा हूं। इधर बात करें बेटा एग्जांपल के बेसिस पे, एयर कह सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यस और नो, मिक्सचर ऑफ गैसेस। और ऑब्वियस है कि बेटा आपको पता है कि वहां पर कौन कौन सी गैसेस होती है और मिक्सर फॉर्म में रहती है और कंप्लीटली यूनिफॉर्म होती है, इसका मतलब होमोजीनियस बोला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, और यहां पर हमारे पास थर्ड जो कंडीशन आती है बेटा, इधर ध्यान दे ले बेटा, हाँ तो आजू बाजू कम देख, हाँ ते पेट में ज्यादा दर्द लग रहा है मुझे, हाँ तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, हाँ नहीं तो तेरी तबीयत खराब होगी, उससे ज्यादा मेरी हो जाएगी। ओके, थर्ड हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन, स्पेशली जो अभी आपको इतना डिटेल में समझाया एलॉय।
तो ये 3 एग्जाम्पल आपको प्रॉपरली अगर आप फील कर पा रहे हो, और हम ये 3 एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में देखे हुए हैं बेटा, तीनों के लिए एक एक जो एक एक दो दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, तो इससे आप कह सकते हो कि बेटा ये कंप्लीटली होमोजीनियस मिक्सर के ही एग्जाम्पल हैं। सही है? तो जब भी मिक्सर बोल दिया बेटा, इट इज नॉट अ प्योर, तो बात यही खत्म हो जाती है बेटा कि हम प्योर की बात करें तो प्योर का मतलब मिक्सर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा कि मिक्सर कह दिया मतलब वो प्योर है ही नहीं, फिर बेटा हमारे पास वो सॉल्यूशन का फॉर्म है, और 3 स्पेशलिस्ट कैटेगरी आपके सामने सॉल्यूशन की रखी हुई है बेटा, जिससे आप कंप्लीटली समझ सकते हो कि हमारे पास 3 टाइप के अलग अलग सॉल्यूशन हमें यहां पर मिलते हैं। तो इससे मैंने आपको बोला कि भले ही आपने, ठीक है, आज अभी तक आपने जो सुना है, जो देखा है, स्पेशली देखे सभी है, लेकिन जो सुना है वो सबसे ज्यादा आपने इस टाइप के सॉल्यूशन की बात करी होगी, कंसंट्रेशन भी निकाला होगा, तो इन्हीं के बेसिस पे आप ज्यादा चले हो, लिक्विड सॉल्यूशन के बेसिस पे। वो ठीक है, अपने सिलेबस का पार्ट ज्यादा कैलकुलेटेड पार्ट ये होता है, लेकिन ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है, वो भी सॉल्यूशन का ही पार्ट है। अंडरस्टूड एवरीवन? बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एक सबसे पहला पॉइंट कि बेटा अगर हम प्योर की बात करें तो प्योर में सबसे पहले हम थोड़ा सा सेपरेशन करें कि भाई प्योर क्या है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि इसमें एलॉय बता दिया, तो एलॉय में जितने भी मेटल है, आई रिपीट, एलॉय जितने भी मेटल से मिलके बना है उनको मैं अलग अलग कर दूं बेटा, वो मेरा प्योर फॉर्म बन जाएगा। इस एयर में से मैं हर एक गैसेस को अलग कर दूं बेटा, मेरा प्योर फॉर्म मिल जाएगा। इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से या शुगर सॉल्यूशन में से मैं शुगर और वाटर को अलग अलग कर दूं, मिल जाएगा, तो बस प्योर फॉर्म ऑब्टेन्ड हो जाएगी बेटा हमें। सही है? अब देखो फिर से बात करते हैं वाटर का फिल्ट्रेशन। हम क्या कह रहे हैं बेटा, वाटर का फिल्टर होना, जिससे हम उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इट इज नॉट अ प्योर। क्या मान सकते हो कि वो प्योर है? प्योर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? जो कंप्लीटली जितने भी कंटामिनेशन होने वाले सब्सटेंस हैं वो उसमें प्रेजेंट ना हो। सही है कि नहीं है? तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि बेटा वाटर में मिनरल्स तो प्रेजेंट होते हैं ना, जो हमारी बॉडी को नीड है। तो हमारे लिए क्या हो बेटा कि अदर देन मिनरल, जो वाटर में प्रेजेंट हमारे पास अदर देन मिनरल, दैट इज अ इंप्योरिटी। और अगर मिनरल प्रेजेंट है और वाटर के साथ साथ वो मिनरल साथ में है तो हम उसको प्योर बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो वो प्योर हुआ ही नहीं ना। बात समझ रहे हो ना बेटा मेरी? ठीक है ना, प्रैक्टिकली अगर आप देखो प्योर वाटर को, आप प्योर वाटर उसको कह ही नहीं सकते हो। प्योर वाटर कौन है मैं आपको बता देता हूं, जो आप घर पे स्पेशली आप जो इन्वर्टर यूज करते हो उसमें जो पानी ऐड होता है, डिस्टिल्ड वाटर जिसे बोला जाता है बेटा, दैट इज ऑफ प्योर वाटर। बात समझ में आई? तो उसे हम प्योर वाटर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि बेटा हमारे पास हम जो ये बात कह रहे हैं कि भाई हम जो ड्रिंकिंग वाटर है वो प्योर वाटर है, तो मैं कहूंगा बेटा वो प्योर वाटर नहीं है। और दूसरी बात, उसका अगर जैसे आगे जाके आप पढ़ोगे कि बेटा उसका वो न्यूट्रल है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा न्यूट्रल भी नहीं है, वो न्यूट्रल भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको इसलिए बता रहा हूं, वो न्यूट्रल भी नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड, ना वो हमारे पास प्योर है ना वो हमारा न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जो ड्रिंकिंग वाटर है। हाँ, डिस्टिल वाटर को हम वहां पर प्योर वाटर मानते हैं। गॉट इट एवरीवन? बात समझ में आई? तो ये जो पूरा पार्ट है ये बेसिक कंडीशन है बेटा, इसमें आपके सब वही उस टाइप की कंडीशन दी है कि कंपाउंड क्या है, मिक्सर क्या है, ये सब उसी के बेसिस पे आपको बताएं। रीजन फॉर द रिगार्डिंग एयर एज अ मिक्सर, तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और हमारे पास मिक्सर ऑफ कंपाउंड में ऑब्वियस है कि बेटा उसने कंडीशन आपको पूरा बता दिया है। और जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या है, वाटर एज अ कंपाउंड। अब ये सबको पता होना चाहिए कि एलिमेंट, ये पॉइंट यहां पर आता है कि आप एलिमेंट या एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड
जनरली क्या होता है बेटा, देखो मैं आपको आपके 9th के पॉइंट के हिसाब से डेफिनेशन, क्योंकि भाई बात ये हो रही उसी यूनिट को पढ़ रहे हैं तो फिर उसी के बेसिस में आपको थोड़ा डिफरेंशिएट जरूर करूंगा। जो एलिमेंट या एटम होता है बेटा, वो हमारे पास स्पेशली कहा जाता है कि भाई वो प्योर फॉर्म ऑफ अ बेसिक और अ स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का वो प्योरेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया हुआ है, अगर एलिमेंट है तो। अब ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करूं बेटा, तो वो किसी के साथ अभी रिएक्ट नहीं किया हुआ है, तो प्योर फॉर्म में होगा और स्मॉलेस्ट फॉर्म भी होगा। सपोज मैं O2 की बात करूं तो O2 मॉलिक्यूल बन चुका है, अगर मैं मानता हूं, अभी मैं डेफिनेशन पे नहीं गया हूं, मैं जाऊंगा वहां पर बताऊंगा। तो O2 जो है बेटा हमारे पास, अगर हमारे पास एक फॉर्म बना तो अब वो हमारे पास क्या हुआ बेटा, दो सेम टाइप के एलिमेंट मिलके आपका एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का फॉर्म बना रहे हैं। तो अब वो भले ही प्योर फॉर्म हो सकता है लेकिन स्मॉलेस्ट तो नहीं रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा कि एलिमेंट क्या है, इट इज द प्योरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर। अगर आप मैटर के पार्ट में उस चीज को अप्लाई या उस चीज को ऐड करके चल रहे हो, क्योंकि उसके अंदर भी देखो सब एटॉमिक पार्टिकल की मैं बात नहीं कर, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, चार्ज वाले होते हैं और फ्री फॉर्म में नहीं रह सकते हैं, तो उस बेसिस पे मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं अगर एटम को मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मान के चलता हूं तो एलिमेंट हमारे पास या एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट प्योरेस्ट पार्टिकल, एक तो प्योरेस्ट फॉर्म में है और दूसरा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इज दैट क्लियर? लेकिन यहीं पर आप आता हूं मॉलिक्यूल में। अब देखो मॉलिक्यूल को किस तरीके से डिफाइन किया है 9th में, देखो जबकि हम 11th में आपने पढ़ लिया है तो हम इनको सेम ही कह लेते हैं, हम ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते। मूल कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है बेटा वो सब एक ही है, उसको एक ही मानते हैं। लेकिन यहां पर आपको डिफाइन किया गया कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड अलग अलग होते हैं। तो बोला है कि बेटा मॉलिक्यूल क्या कहा गया, देखिए कंपाउंड के डेफिनेशन अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। मॉलिक्यूल की एक डेफिनेशन है, एलिमेंट की एक डेफिनेशन है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, टू मतलब मोर देन वन कह सकते हो या टू से ज्यादा कह सकते हो, क्योंकि अगर आपको बेटा कहीं पर भी कोई भी मॉलिक्यूल में आपको जाना है तो मिनिमम 2 एलिमेंट का होना मस्ट है, पहले तो ये बात कहूंगा। और वो 2 सेम टाइप ऑफ एलिमेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। I repeat on the basis of our 9th definition कि how to define a molecule। तो molecule क्या है बेटा कि 2 और more than 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम 2 चाहिए। 2 और more than 2 same type of element are combined to each other to form a specific substance that is known as molecule। Is that clear everyone? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस, मैं यही कहना चाह रहा हूं, मॉलिक्यूल उसी को बोला जाएगा सुन तो ले, मॉलिक्यूल उसी को बोला जाएगा जिसमें एलिमेंट सेम हो। अब मैं बात कर रहा हूं O2 की। मैंने क्या बोला अभी कि 11th में हम सबको मॉलिक्यूल ही बोलते हैं। मैं 9th की डेफिनेशन बता रहा हूं जो आपके बुक में लिखी हुई, तो मुझे वो तो बतानी पड़ेगी ना बेटा। इससे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि 11th में हम उसको, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, हम सबको मॉलिक्यूल ही बोल देते, हमारे लिए सब मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर जो लिखा है बेटा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा ना, फिर कल के दिन आप कहोगे सर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन दी है, तो इसलिए मैं आपको बोलते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कंप्लीटली पता चले। अब मैंने आपको बात कही कि बेटा मॉलिक्यूल और एलिमेंट में डिफरेंस क्या है बेटा, हमारे पास एक से ज्यादा एटम या 2 से ज्यादा एटम मिलेंगे तभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और वो भी सेम टाइप के। सही है? अरे समझे बेटा मेरी बात को। जब ये कंडीशन हो रही बेटा, लिख ले यार बेटा, जेब में हाथ डाल के काम चलेगा क्या? तुम लोग क्या मतलब क्या चाहते हो भाई, लिख तो लो भाई, निकम्मे हुए जा रहा हो मतलब है।
ये हैबिट ना बहुत गंदी है बेटा, कि बस कहानी सुनते रहे अपन और कुछ दे। उस भाई को पीछे घड़ी देखनी है, 3 बार तो देख चुका है वो भाई। हाँ तेरी बात कर रहा हूं बेटा, लिखना नहीं है तब भी बस। तो सेम टाइप के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट अगर कंबाइंड होते हैं, उससे जो सब्सटेंस बन रहा है उसे हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। अब मैंने आपको बोला कि बेटा हमारे पास एलिमेंट और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूल भले हो सकता है प्योरेस्ट फॉर्म में हो, यहां पर किस बेसिस पे उसने डिफाइन किया है वो गलत। देखो मैं आपको बोल रहा हूं 9th में वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि वो सब्सटेंस को प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना चाह रहा है। तो अगर सेम टाइप के एलिमेंट बनेंगे वो भी तो प्योर फॉर्म है ना, तो वो इसलिए गलत नहीं है, इसलिए उसने मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। बात समझ में आ रही? इसलिए बेटा वो डेफिनेशन 3 बनाई है, जबकि हम वहां पर कोई बात नहीं करते। हमारे लिए क्या होता है, मॉलिक्यूल मतलब जो कंपाउंड बना है वो हमारे लिए प्योर है। H2O अभी मैंने खुद बात करी ना कि H2O, क्योंकि एटम तो मुझे दिख नहीं रहे, एटम तो मुझे कहीं दिखते नहीं है, मॉलिक्यूल भी मुझे कहीं दिख नहीं रहे बेटा नेक्ड आई से, या कंपाउंड को वो भी मुझे नहीं दिख रहे। तो हम क्या मान के चलते हैं, सबको मॉलिक्यूल ही कह देते हैं कॉमनली। तो अब वाटर का आपको प्योरेस्ट फॉर्म देखना है तो वाटर के लिक्विड स्टेट की बात करोगे या सॉलिड स्टेट की बात करोगे या गैसेस स्टेट की बात करोगे, लेकिन वाटर के H2O मॉलिक्यूल को आप देख तो नहीं पाओगे ना नेक्ड आई से। तो इसलिए बेटा हमारे वहां पर क्या क्या बात कर रखी है, उसने केवल फिजिकल स्टेट से रिलेट किया है। यहां पर उसने क्या किया है बेटा, वो प्योर स्टेट को, मैटर को कनेक्ट किया है एलिमेंट से, वहां से उसने चीजों को डिफरेंशिएट किया आपके एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड को। अंडरस्टूड एवरीवन? तो बात यह आती है बेटा हमारे पास कि एटम क्या है, मैंने आपको बता दिया स्मॉलेस्ट है, लेकिन मॉलिक्यूल हमारे पास स्मॉलेस्ट और प्योरेस्ट में से अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट हटा दूंगा क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही होंगे। तो मैंने अभी आपको एक पॉइंट कनेक्ट किया बेटा कि एलिमेंट प्योरेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट भी है, लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूल है बेटा वो प्योरेस्ट तो हो सकते हैं लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं होंगे। समझे? अब बात आती है बेटा कंपाउंड में। अब कंपाउंड के डेफिनेशन की बात करता हूं। अब देखो कंपाउंड की डेफिनेशन 2 अलग अलग तरीके से डिफाइन की जाती है। 2 और मोर देन 2 different type of elements are combined to each other to form a specific substance that is known as compound. एक तो ये कंडीशन है, आई रिपीट, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट, बाकी सब कुछ सेम है अगर आप देखो तो ऊपर वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, ऊपर मैंने सेम लिखवाया था, यहां डिफरेंट की बात हो गई। अब कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट इज नोन एज कंपाउंड। अब ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि एक कंपाउंड बनने के लिए, जैसे आपने बात कही अभी वाटर की, तो ये भी तो पॉसिबल है H2 प्लस O2 टू गिव H2O, हाँ कि ना? मैं चलो बैलेंस भी कर दूं बेटा, यहां पर इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो ये बैलेंस रिएक्शन आपको दिखी? तो यहां क्या हो रहा है बेटा, कंपाउंड का फॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं कि H2O कंपाउंड है, ये कंपाउंड किस तरीके से बना, 2 different type of molecule combined with each other to form a compound. Is that clear? 2 different type of molecule है ना, 2 different type of molecule combined to each other to form a compound. एक जो कंपाउंड बन रहा है बेटा वो 2 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से भी बन सकता है। इज दैट क्लियर? उसको हम कंपाउंड कह रहे हैं बेटा। इससे कंपाउंड के डेफिनेशन तो फिर बहुत सारी हो जाती है, लेकिन अब जब हम 11th में बात करते हैं बेटा, तो 11th में किस तरीके से उस चीज को फॉर्म बताया गया है मैं आपको बोल रहा हूं। 11th में क्या होता है, मोल में हम जब जाते हैं बेटा तो हम वहां पर Na लिखते हैं, Na नंबर ऑफ Na। तो हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी एक कंपाउंड, मतलब किसी भी, सपोज वाटर की बात करें तो वाटर के मोल निकाले, कितने मॉलिक्यूल होंगे कहेंगे तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई बाय Na, इसलिए मॉलिक्यूल बोल देते हैं, क्योंकि वहां कैलकुलेशन का पार्ट है, वहां कोई प्योर इंप्योर की बात नहीं कर रहा बेटा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई?
तो बोले बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? तो थोड़ा सा ये बेसिक आइडिया, एक इंट्रोडक्शन जिससे हम समझ पाए इस चीज को, इसको परफेक्ट करिएगा, बाकी हम इससे नेक्स्ट क्लास में